यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान राज्य व्यवस्था के खंड पर पकड़ मजबूत करके आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले सप्ताह भर की सभी राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं ताकि इन सभी खबरों पर आपकी एक समझ का विकास किया जा सके, जिसके आधार पर आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाएं। तो सबसे पहले उन खबरों को देखते हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली खबर हमारी अल्पसंख्यक स्कूल और आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर आदिवाणी से संबंधित है। आदिवाणी क्या है, किस प्रकार से ये जनजातियों को समृद्ध करने का काम कर सकता है, इसको विस्तार से जानेंगे। और तीसरी खबर हमारी एक महत्वपूर्ण अधिनियम से जुड़ी हुई है जो हाल ही में 1 सितंबर 2025 को अधिनियमित हुआ है, लागू हुआ है। इसका नाम है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025। पहली खबर पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस टीचर्स डे के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए खास उपहार लेकर के आया है। उपहार है टीचर्स डे सेल के रूप में। आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट प्राप्त होगी और साथ ही बुक्स और टेस्ट सीरीज पर 25% की छूट प्राप्त होगी। ये छूट 5 और 6 सितंबर को आपको मिल रही है, यानी अब इस छूट को प्राप्त करने का आपके पास कुछ ही घंटे का मौका है। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या इस छूट का लाभ उठाने के लिए आप हमें एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर होगा हमारा 87501 87501 87501 87501 पर कॉल करके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आज की पहली खबर को देखते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वो अल्पसंख्यक स्कूल और राइट टू एजुकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में एक फैसला दिया था जो किस मामले से संबंधित था? प्रामाटी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह कहा था कि अल्पसंख्यक स्कूलों को, बेसिकली उसने अल्पसंख्यक स्कूलों को राइट टू एजुकेशन अधिनियम के दायरे से इस फैसले में बाहर कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसने इस मामले को एक बड़ी बेंच को रेफर किया है और ये कहा है कि वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसकी वजह से अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर करने से कहीं ना कहीं जो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो कमजोर होता हुआ नजर आता है और इसलिए इस फैसले की समीक्षा करना बेहद जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले की समीक्षा के दौरान 4 मुख्य प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला प्रश्न है कि क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं को पूरी तरह आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन से मुक्त रखने का फैसला पुनर्विचार योग्य है या नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। आप ये भी जानते हैं कि जो आरटीई अधिनियम है वो कब लाया गया था? राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में लाया गया था और 2009 में ला करके इसने सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान उसमें कर दिया गया था। तो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए इसके अंतर्गत कर दिया गया था और इसलिए ये विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत में। और आप ये भी जानते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वो भारत में आर्टिकल 21 क के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया है। तो आप यहां पर देखेंगे कि दूसरा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी बेंच को विचार करना है कि क्या आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और क्या आरटीई अधिनियम का जो सेक्शन 12(1)(c) है, 12(1)(c) है, क्या वो कमजोर वर्ग और पिछड़े समूह के बच्चों के लिए ही पढ़ा जाना चाहिए? वस्तुतः जो सेक्शन 12(1)(c) है, इसके माध्यम से जो आरटीआई अधिनियम का सेक्शन 12(1)(c) है, इसके माध्यम से सीधे तौर पर कहा गया है कि जो निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें एडमिशन के स्तर पर ही, यानी कक्षा 1 के स्तर पर ही आरक्षित करनी होगी। जब वो एडमिशन ले रहे हैं 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या इसका मतलब
केवल कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए ही इसका मतलब पढ़ा जाना चाहिए? और साथ ही क्या आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है? तीसरा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस पर विचार किया जाना चाहिए वो ये है कि क्या प्रामाटी मामले में आर्टिकल 29(2) का अवलोकन नहीं करने का प्रभाव, आर्टिकल 29(2) का अवलोकन नहीं करने का जो एक प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया प्रामाटी मामले में, उसका प्रभाव क्या है? आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार द्वारा पोषित या उसके द्वारा फंड प्राप्त, उसके द्वारा एक तरह से सहायता प्राप्त जितने भी संस्थान हैं, उन संस्थानों को, वे संस्थान भारत के नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा और इनमें से किसी भी आधार पर भारत के नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था कहां पर की गई है? आर्टिकल 29(2) में किया गया है। तो अगर प्रामाटी मामले में आर्टिकल 29(2) पर विचार नहीं किया गया है तो उसका प्रभाव क्या है? साथ ही क्या आरटीई अधिनियम की अन्य धाराओं की असंवैधानिकता पर चर्चा न होने के कारण पूरे अधिनियम को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाना चाहिए? यानी आरटीई अधिनियम की एक धारा पर तो हमने बात कर ली, उसकी अन्य धाराएं क्या किस प्रकार के प्रभाव डाल सकती हैं, क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? यहाँ पर संवैधानिक और असंवैधानिक का मतलब यह है कि जब हम कोई भी कानून बनाते हैं तो कानून से उसकी एक शक्ति भी निर्धारित करते हैं कि वो एक कानून के दायरे में अपनी शक्ति को इस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या इसके प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इसको आरटीआई अधिनियम के प्रावधान ऐसे हैं जो अल्ट्रा वायर्स हैं, यानी दूसरे कानूनों को प्रभावित कर रहे हैं और अपने कानूनों के दायरे से बाहर जा रहे हैं? जब कोई भी कानून अपने कानूनों के दायरे से बाहर जाकर के किसी चीज पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है तो इसको हम अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत कहते हैं। अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत कहते हैं। तो इस पर भी विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यहां आरटीई अधिनियम और अल्पसंख्यक स्कूलों की कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को जान लेते हैं। आरटीई अधिनियम कब आया? वर्ष 2009 में आया। इसके अंतर्गत बच्चों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था। बच्चों को किस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं देने का एक प्रकार से प्रयास सरकार के द्वारा किया गया? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में होना चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक का सीधा सा मतलब है कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो पात्रता परीक्षा होती है, उसको पास करना चाहिए शिक्षक को। साथ ही किताबें और यूनिफॉर्म उनको प्राप्त होनी चाहिए, मध्याह्न भोजन भी उनको प्राप्त होना चाहिए। इस तरह की बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास आरटीई अधिनियम के माध्यम से किया गया है। अल्पसंख्यक स्कूल इन सुविधाओं को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वो आरटीई के दायरे से बाहर है। तो क्या ये बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है। कुछ स्कूल कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं लेकिन कई स्कूलों में छात्रों को अधिकार प्राप्त सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर भी आरटीई जो अधिनियम है वो कमजोर होता हुआ नजर आता है। आरटीई अधिनियम समान शैक्षणिक मानक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अल्पसंख्यक स्कूल बिना यूनिफॉर्म गाइडलाइंस के काम करते हैं जिससे छात्रों और उनके माता पिता को शिक्षा के स्तर और पाठ्यक्रम में एक असुरक्षा महसूस होती है। तो इसमें एक तालमेल किस प्रकार से स्थापित किया जाए? इससे सामाजिक समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी और समानता यानी इक्वालिटी के लक्ष्यों को कमजोर करने का एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अंतरिम दिशा निर्देश भी दिया है और आर्टिकल 142 के तहत अपनी पावर को इन्वोक करते हुए कुछ निर्देश दिए हैं शिक्षकों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आरटीई अधिनियम के जो प्रावधान है वो सभी स्कूलों पर लागू होंगे सिवाय अल्पसंख्यक संस्थानों के, जब तक कि बड़ी बेंच फैसला इस मुद्दे पर नहीं दे देती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी पावर इन्वोक की। 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखता है कि कहीं पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो वो इस प्रकार के निर्देश दे सकता है। आर्टिकल 142 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे स्कूल जिनमें कई शिक्षक इस प्रकार से काम कर रहे हैं जिन शिक्षकों की सेवा अवधि यानी उनकी जो सेवा अवधि है वो 5 वर्ष से कम बची है, ऐसे भी स्कूल है जहां पर ऐसे शिक्षक काम कर रहे हैं जिनका रिटायर होने की जो अवधि है वो 5 वर्ष से कम बची है, वे टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बिना पास किए भी अपनी सेवाओं को जारी रख सकते हैं।
अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं, लेकिन जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक बची हुई है उन्हें अपनी सेवा जारी रखने के लिए यह जरूरी होगा कि वो 2 वर्ष के भीतर टीईटी क्वालिफाई करें, अन्यथा उनको हटाया भी जा सकता है। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब आदिवाणी के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण पहल है आदिवाणी का। उसने बीटा संस्करण का सीधा सा मतलब है कि इसको टेस्ट के लिए जब हम जारी करते हैं, जिस प्रकार से हम किसी योजना को उसकी प्रभाविता को जानने के लिए क्या करते हैं, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी करते हैं, इसी तरह से आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। आदिवाणी क्या है? आदिवाणी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक अनुवादक है जो जनजातीय भाषाओं के लिए बनाया गया है और जनजातीय भाषाओं को अनुवादित करेगा। मान लिया आज क्या होता है, आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है और आप किसी जनजातीय भाषा वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो वो आपकी भाषा नहीं समझ सकता और आप उसकी भाषा नहीं समझ सकते। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड अनुवादक इसके माध्यम से आदिवाणी के रूप में उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से हम संचार कर सकेंगे ऐसी भाषा वाले व्यक्तियों से, ऐसी जनजातीय वाले व्यक्तियों से जिनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती और उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड अनुवादक है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के बीच संचार अंतर को, कम्युनिकेशन गैप को कम करना इसका उद्देश्य है। साथ ही जो संकटग्रस्त और लुप्त प्राय जनजातीय भाषाएं हैं उनके संरक्षण को भी इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकेगा। एक पूरी रिपोजिटरी बनाई जा सकेगी जहां पर उनकी भाषाओं को संरक्षित किया जा सकेगा, उनका पुनरुत्थान भी इसके माध्यम से संभव होगा। आदिवाणी भविष्य में जनजातीय भाषाओं के लिए बड़े भाषा मॉडल का भी आधार बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी भाषाएं जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं, उनसे संबंधित रिकॉर्ड का भी एक पूरा डाटा ये अपने पास रखेगा और बहुत से ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो उन भाषाओं को सीखे और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। जैसे कुछ आंकड़े देख लेते हैं जनजातीय भाषाओं से संबंधित। भारत में 461 जनजातीय भाषाएं हैं, जो 71 अलग अलग जनजातीय मातृभाषाएं हैं। भारत में 461 कितनी है जनजातीय भाषाएं हैं और 71 अलग अलग जनजातीय मातृभाषाएं हैं। सेंसर 2011 के अनुसार 81 भाषाएं संवेदनशील यानी वल्नरेबल हैं, ऐसी भाषाएं हैं जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। 42 भाषाएं ऐसी हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, यानी इनका प्रयोग बहुत कम हो रहा है और इनको संरक्षित करने की एकदम तुरंत आवश्यकता है। बीटा संस्करण में यानी प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एआई पावर्ड आदिवाणी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? ओडिशा की संथाली, मध्य प्रदेश की भीली, झारखंड की मुंडारी और छत्तीसगढ़ की गोंडी, ये अन्य राज्यों में भी बोली जाती है। जो जनजाति है, जिन जनजातियों के द्वारा इस्तेमाल की जाता है, यहाँ एक सामान्य नाम लिखा गया है। इसके अलावा आगामी चरण में कुई और गारो भाषा कहाँ? मेघालय, गारो भाषाएं शामिल हो जाएंगी। तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो एआई जो मॉडल है ये नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड और इंडिक ट्रांस 2 एक प्रकार से महत्वपूर्ण मॉडल है जो कि कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा। और इसमें कई तरह की सुविधाएं किस प्रकार से प्रदान करेगा कि आप जानते हैं कि नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड ये मेटा के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें अनुवादन की बहुत बड़े स्तर पर, जैसे आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी भाषाओं का सीधा अनुवाद, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उसका अनुवाद आप प्राप्त कर सकते हैं फेसबुक पे। तो एआई इस तरह के मॉडल से ये सज्ज होगा। इसी तरह का मॉडल इंडिक ट्रांस 2 है। कम्युनिटी इस पूरे प्रोजेक्ट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा, कम्युनिटी की भागीदारी रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कम्युनिटी के लोग ही ठीक प्रकार से जानते हैं। तो जो भी हम भाषाओं का एक शब्दकोश तैयार करेंगे तो उसका वेरिफिकेशन, उसका सत्यापन कम्युनिटी के लोगों से करवाएंगे कि क्या उसका प्रोनाउंसिएशन सही है, क्या वो शब्द सही है, और इस प्रकार से उसकी रिपोजिटरी उसको संरक्षित करने में मदद मिलेगी। यानी जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो विशेषज्ञ और समुदाय डेटा संग्रह है, जो सत्यापन है, जो विकास है, उसमें हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे। और ये टूल किट किस प्रकार से काम करेगी? जैसे ये टेक्स्ट से जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट से टेक्स्ट में ट्रांसलेशन होगा, लिखे हुए से बोलने में भी ट्रांसलेशन होगा,
बोलने से लिखे हुए में ट्रांसलेशन होगा, बोलने से बोलने में ट्रांसलेशन होगा। ऐसी भाषा जो हमें नहीं आती है उसका किसी भी प्रकार से ट्रांसलेशन करके हम भाषाओं को समझेंगे आदिवाणी के माध्यम से। इसके अलावा जो ऑप्टिकल रिकग्निशन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, उसका भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाएगा। मान लिया बहुत पुरानी कोई मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलती है किसी जनजातीय भाषा की, तो हम उसे डिजिटल रूप में ऑप्टिकल रिकग्निशन के माध्यम से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के माध्यम से संरक्षित कर सकेंगे। द्विभाषी शब्दकोश भी तैयार करेंगे, अलग अलग जनजातीय भाषाओं को कन्वर्ट करने के अंतर्गत उनका हिंदी के साथ या इंग्लिश के साथ जो द्विभाषी शब्दकोश है वो भी तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो भाषण हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता अभियान है, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो भी जनजातीय भाषाओं में सब टाइटल के साथ प्रस्तुत की जाएंगी, ताकि जनजातियों तक उन योजनाओं का लाभ अंतिम स्तर पर या अंतिम जो लास्ट माइल्स का व्यक्ति है उस तक पहुंचाया जा सके। सामाजिक प्रभाव और भविष्य की दिशा की बात करें तो आदिवाणी से जनजातीय ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण होगा। तो जनजातीय ज्ञान का भी संरक्षण होगा और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का भी डिजिटलीकरण हो जाएगा। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को भी संरक्षित करने की पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाएगा। जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं में मातृभाषा में पहुंच मिलेगी। समावेशी शासन इससे सुनिश्चित होगा। सरकारी योजनाओं की अंतिम मील तक पहुंच सुनिश्चित होगी। भारत को एआई आधारित संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व भी प्राप्त होगा। ये पहल भारत के संवैधानिक मूल्यों जैसे कि सांस्कृतिक विविधता और समानता को मजबूत करती है। इसके अलावा परियोजना राष्ट्रीय मिशनों से भी जुड़ती है। बहुत से ऐसे मिशन हैं जहां पर हम जनजातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। उसी के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में आदिवाणी को आप देख सकते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, आदि कर्मयोगी अभियान है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है और पीएम जनमन है। तो इन योजनाओं के एक सहायक के रूप में भी आदिवाणी को आप परिभाषित कर सकते हैं। अब इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। संसद ने बजट सत्र में इसको वर्ष 2025 का जो बजट सत्र था वहां पर इसको पास किया था। 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान की थी और हाल ही में 1 सितंबर 2025 को ये लागू हुआ है, यानी अधिनियमित हुआ है। उद्देश्य क्या है? विदेशी नागरिकों और इमिग्रेशन यानी आव्रजन से जुड़े हुए मामलों में सख्त नियम और सजाएं सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 4 पुराने कानूनों को इसके माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया है, उनके स्थान पर ये लाया गया है। कौन से कानून है? पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन करियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। तो इमिग्रेशन यानी आवर्जन्स, करियर्स लाइबिलिटी मतलब जो वाहक हैं, इमिग्रेशन करवाने वाले हैं, उनकी देयता अधिनियम 2000। तो इन चारों को ये प्रतिस्थापित करता है। महत्वपूर्ण प्रावधानों को एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जाली पासपोर्ट या वीजा के लिए 2 से 7 साल की सजा निर्धारित की गई है और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना। अवैध प्रवास ऐसे क्षेत्रों में, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत से ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहां पर जाने के लिए परमिट की लेने की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर अगर कोई जाता है, अवैध प्रवास करता है, तो 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, कुछ संस्थाओं के लिए जो आवश्यक रिपोर्टिंग नियम भी बनाए गए हैं, जैसे होटल, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स को विदेशियों की जानकारी रिपोर्ट करनी ही होगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को यात्रियों और क्रू की जानकारी पूर्व आगमन में ही इमिग्रेशन अधिकारियों को भेजनी होगी। अधिकार और नियंत्रण की बात करें तो केंद्र सरकार विदेशियों द्वारा आवृत यानी जिन स्थानों पर वे जाते हैं, जिन स्थानों पर वे रुकते हैं, जिन स्थानों पर वे घूमते हैं, उन स्थानों को केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है। साथ ही मालिकों को स्थान को बंद करने, उपयोग सीमित करने या कुछ वर्ग के विदेशियों को वहां पर प्रवेश रोकने का आदेश भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण और चुनौतियों की बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत के इमिग्रेशन कानूनों को आधुनिक बनाने में मदद मिली है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करने के अंतर्गत इसके महत्व को देखा जा सकता है। अगर चुनौतियों की बात करें तो इमिग्रेशन अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ मजबूत अपील प्रणाली की आवश्यकता, विशेष रूप से ऐसा भी हो सकता है कि
इमिग्रेशन अधिकारी अपने मन माफिक काम करना शुरू कर दे तो वहां पर उनके निर्णयों के खिलाफ क्या कहीं अपील करने की व्यवस्था की गई है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और साथ ही सुरक्षा उपायों से जो वैध यात्री हैं वे परेशान नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं अधिनियम से संबंधित। हमें ध्यान में रखना है कि सुरक्षा उपाय अगर कड़े हो रहे हैं तो वैध यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के जो एक्ट हैं वो कई देशों में लाए गए हैं, जैसे यूएसए में एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैच एंड रिवोक सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है, जिससे आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों के वीजा रद्द किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जोखिमपूर्ण गैर नागरिकों को हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने अनिश्चितकालीन हिरासत पर कुछ ना कुछ निर्बंधन लगाए हैं। गल्फ देश भी सुरक्षा कारणों से प्रवासी श्रमिकों को डिपोर्ट करते हैं और कई कानून वहां पर इस प्रकार के आए हैं जो डिपोर्ट करने की व्यवस्था को एक प्रकार से अमली जामा पहनाते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं इन टॉपिक से संबंधित जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न है आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है केवल किताबें और यूनिफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रशिक्षित शिक्षक, किताबें, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन, तीसरा ऑप्शन है केवल मध्याह्न भोजन और चौथा ऑप्शन है केवल प्रशिक्षित शिक्षक। अगला प्रश्न है आदिवाणी क्या है। एक मोबाइल गेम, भारत का पहला एआई पावर्ड जनजातीय भाषा अनुवादक, एक सरकारी योजना केवल शिक्षा के लिए, डिजिटल इंडिया पोर्टल। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ने कितने पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित किया। आपके सामने ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।